किसानों के मुद्दों को लेकर गौतम बुद्ध नगर में जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं और वहीं दूसरी ओर राजधानी में पिछले कई माह से किसान एमएसपी कानून समेत विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए किसान एकता संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी शौकत अली चेची मौजूद हैं। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। शौकत भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का, आपने कीमती समय दिया है। अच्छा, पहला सवाल ये है कि आपने किसान नेता के तौर पर जो शुरुआत की है वो गौतम बुद्ध नगर में भारतीय किसान यूनियन भानु से शुरू की। उसके बाद आप विभिन्न किसान यूनियनों में रहे, जैसे भारतीय किसान यूनियन अम्बावता, भारतीय किसान यूनियन बलराज और किसान एकता संघ में। अब फिर आप किसान एकता संघ में फिर आप वापस लौटे हैं। तो ये जो आप बार बार ये पलटी मार रहे हैं, बार बार पाला बदल रहे हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, सवाल तो आपका बहुत अच्छा है। पलटी तो ये मारते हैं कि जो राजनेता होते हैं, जिन्होंने सत्ता चलानी होती है, जिन्होंने मलाई खानी होती है। जो किसान संगठन होते हैं, ये राजनीतिक संगठन के नाम से ही जाने जाते हैं। इनमें न कि तो कोई तनख्वाह मिलती, नहीं किसी को सत्ता में कोई भागीदारी मिलती। इनकी लड़ाई होती है कि भाई किसान, गरीब, मजदूर, असहाय लोगों की मदद करना, उनके मुद्दों को उठाना। अब आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है। अब मैं बात करूं कि भाई मैं नीतीश कुमार या मैं चंद्रबाबू नायडू तो हूँ नहीं कि भाई मैं इसमें नहीं रहूँगा और उसमें चला जाऊँगा तो मेरे ऊपर जो है मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, घोटाले खुल जाएंगे और जो सत्ता में बैठी सरकार है वो जेल में डाल देगी। मैं किसान का बेटा हूँ, खुद किसान हूँ। ये एक विचारधारा की लड़ाई होती है कि किसान संगठन हो या अन्य संगठन, उसे चाहिए सम्मान। जहाँ सम्मान में कमी नज़र आती है उन चीज़ों को मैं उठाता हूँ। जब मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं देते कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान संगठन के, तो फिर मैं उससे किनारा कर लेता हूँ। अब सवाल ये भी है कि भाई मैं किसान एकता संघ में ही क्यों गया, क्योंकि पहले मैं इस संगठन में प्रदेश अध्यक्ष रह चुका था। तो कहीं ना कहीं मुझे इतने सारे संगठन बदलने के बाद में मुझे इस संगठन में धरवर लगा कि भी शायद भाई सारे संगठनों में ये ठीक है। अब ये जो मेरा संगठन छोड़ने का कारण रहता है कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होते हैं ये स्वयं बुराई नहीं लेते, वो ये चाहते हैं कि भाई सभी तरह के लोग होते हैं, लेकिन मेरे अंदर ये बर्दाश्त नहीं है। ना तो मैं गुलामी में रहना चाहता, ना ही मैं दलाली करता। मुझे सम्मान की ज़रूरत है, जहाँ मेरे सम्मान पर ठेस पहुँचती है मैं उस संगठन को छोड़ देता हूँ। अच्छा, ये बताइए, गौतम बुद्ध नगर में जब यमुना एक्सप्रेस वे की शुरुआत हुई थी, जब इसको बनाया जा रहा था, तो करीब 2008 या 9 की बात है। तब से यहाँ किसान यूनियन अस्तित्व में आई। हालांकि उससे पहले भी किसान संगठन यहाँ थे, लेकिन उसके बाद में जब ये किसान यूनियन का दौर यहाँ शुरू हुआ, जब से लेकर अब तक यहाँ पर कितनी ही किसान यूनियन है और कितने ही किसान संगठन हैं, और इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में इतने संगठन हैं, किसानों को उनका वाजिब हक नहीं मिल पा रहा है। क्या वजह मानते हैं इसकी? देखिए, वैसे तो हमारे भारत की पावन धरती पे ही नहीं, दुनिया के हर कोने में किसान को अन्नदाता कहा गया है, भगवान का स्वरूप बताया गया है। और भगवत गीता में भी ये लिखा हुआ है। और जो कृष्ण लीला अगर आपने देखी होगी ज़रूर, उसमें भी श्री कृष्ण जी का जो रोल अदा करते हैं वो भी बता रहे हैं कि भी किसान जो है, अन्नदाता जो है, वो भगवान का स्वरूप है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वोट लेने से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं, भी हम ये करेंगे, वो करेंगे और आपको ये सुविधा देंगे, लेकिन ढाक पे तीन पात। अब रहा सवाल ये कि गौतम बुद्ध नगर में कितने संगठन हैं। लगभग गौतम बुद्ध नगर में 16 संगठन किसान यूनियन के नाम से सक्रिय हैं। वैसे तो 40 के करीब हैं, क्योंकि संस्थाएं भी बनी हुई हैं, तो उनको भी राजनीतिक संगठन में ही जोड़ दिया जाता है। अब सवाल ये है कि जैसे कि विचारधारा वाली, मेरा काम है, आपने बताया पलटी, तो मैं पलटी मारता हूं तो मैं दूसरे संगठन में शामिल हो जाता हूं। लेकिन बहुत सारे लोग पलटी नहीं मार करके वो संगठन अपना नया खड़ा कर लेते हैं।
तो ये विचारधारा की लड़ाई है। देखिए, संगठन कितने भी हों लेकिन लड़ाई सबकी एक जैसी होती है। आपने सवाल किया कि भाई संगठन इतने धरने देते रहते हैं, फिर मैं उसी मुद्दे पे आता हूँ कि धरने देने का औचित्य ये है कि जो संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को ये राजनीतिक पार्टियां या शासन प्रशासन पूरा नहीं करती, और पूरा नहीं करने का कारण जो है किसानों को धरना देना पड़ता है। अच्छा, गौतम बुद्ध नगर में आपने धरने की बात की है, तो यहाँ पे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण है, और आज जो ग्रेटर नोएडा है यहाँ पर 3 स्थानों पर धरना चल रहा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर अलग धरना चल रहा है, वहाँ भी एक किसान संगठन के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। दूसरा, जो जिला मुख्यालय सूरजपुर है, कलेक्ट्रेट डीएम ऑफिस पे भी धरना चल रहा है। और तीसरा जो 0 पॉइंट है, यहाँ पर भी धरना चल रहा है। तो इसमें जो किसान एकता संघ है उसकी क्या भूमिका है, क्या कुछ खास रणनीति है? बहुत अच्छा आपका सवाल है ये धरना चलने का, कि मैं आपको बता दूं कि शायद 1975 में नोएडा अथॉरिटी बनी, 1990 के आसपास में फिर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी बनी, और 2009 के आसपास में यमुना प्राधिकरण बना। एक ज़िले में 3 अथॉरिटी, यानी अगर हम यूँ कहें कि भाई 3 हंडिया एक पेट, यानी ये जो 3 हंडिया बैठी हुई हैं, ये हंडिया किसानों का खून चूस रहे हैं, किसानों को अपमानित कर रहे हैं, और ये सरकार की सह पर कर रहे हैं। यहाँ सरकार किसी की भी आओ, और बीजेपी ने तो कमाल ही कर दिया कि यहाँ जो है हर 2 महीने में एक बड़ा नेता आता है, और गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी में उसका स्थान होता है रात को, और यहाँ से जो है अपनी पिंडी कहें या एक अपना पैकेज लेकर के चला जाता है। किसान मांग क्या रहा है? किसान मांग रहा है कि भी उसका असली हक अधिकार, यानी कि रोजगार, नौकरी, 10% आबादी, बैकलीज, उसका मुआवजा बढ़ना चाहिए। पिछले 10 सालों से यहाँ प्रदेश सरकार ने या अथॉरिटी ने किसानों का मुआवजा नहीं बढ़ाया, और वो जो है किसानों के औने पौने में ज़मीन को खरीद करके उसे एक्वायर करके और 5 गुने 6 गुने रेट पर उसको बेच रही है, फ्लैट बनाए या कंपनी बनाए या अन्य कॉलोनी बनाए। तो किसान का अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में से गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, और गौतम बुद्ध नगर के किसान को ये सरकारें, ये अथॉरिटियाँ इतनी बेशरम हैं कि इनका खून चूस रही हैं, इनको अपमानित करती हैं। 4-4, 5-5 महीने तक ये किसान बेचारा आंदोलन करता है, धरने देता है। मेरी समझ में ये नहीं आता, इन सरकारों से, इन अधिकारियों से ये पूछे कि किसान अपने परिवार को पाले, अपने बच्चों का शादी ब्याह या उनकी शिक्षा का इंतजाम करे, या देश और दुनिया में अन्न पैदा करके उनका पेट भरे, या धरना दे। सबसे बड़ा सवाल ये है, जो किसानों की जायज़ मांगे हैं वो बिल्कुल भी 1% भी कोई ऐसी नहीं है कि भाई ये नाजायज़ है। अब आपने किया कि 3 जगह धरने चल रहे हैं, धरना देने का ही ये कारण है कि इस बीजेपी सरकार ने जितना अपमानित किसानों को किया है शायद किसी सरकार ने किया हो। क्यों, पहले जो पार्टियां रहती थी, मुझे खूब अच्छे से ध्यान है कि उनका जनप्रतिनिधि आकर और उनसे पूछे कराया भी आपकी समस्या क्या है, आप हमारे अन्नदाता हो, आप अपनी समस्याएं बताएं। तो मान लो किसानों की 10 मांगें थी, तो उसमें से 8 मांगें मान ली जाती थी जनप्रतिनिधि के द्वारा। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि जिनको हम वोट देते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनके जयकारे लगाते हैं इस उम्मीद से कि भाई ये हमारा भला करेंगे, वो एसी कमरों में बैठे हुए हैं और शासन और प्रशासन को आदेश दे देते हैं कि इनको कुछ देना मत, और ज़्यादा हाय हुल्ला करे तो इन पर लठ बजा करके इन्हें जो है जेल में ठूस देना, संगीन धारा में मुकदमे दर्ज कर देना। जबकि भारत की पावन धरती पर महिलाओं को 9 रूपों में पूजा जाता है, ये महिलाओं को भी न बख्शते, महिलाओं को भी ये जेल में ठूस देते हैं।
तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर सरकार भी नहीं मानने वाली है तो किसान भी देश का मुख्य सूत्रधार है। जो किसान देश की रीढ़ है, वो भी अपने अधिकार के लिए ऐसे ही लड़ाई लड़ता रहेगा। अच्छा, किसानों की यहाँ दूसरी समस्या जो है वो बिजली से संबंधित है। गौतम बुद्ध नगर का ग्रेटर नोएडा एक प्रमुख शहर है और यहाँ जो बिजली की जो व्यवस्था है, जो सप्लाई है, वो एक प्राइवेट कंपनी के भरोसे है, एनपीसीएल के। तो आए दिन एनपीसीएल पे भी धरने प्रदर्शन होते रहते हैं। उसमें जो सबसे ज़्यादा परेशान है वो किसान है और इसमें आज भी आपके संगठन के द्वारा ये कुछ धरना प्रदर्शन किया गया था। तो इसमें क्या कहेंगे? देखिए, जो तानाशाही सरकार कर रही है वही एनपीसीएल कर रही है। ये पश्चिमी बंगाल की ये जो है कंपनी है और ये वहाँ दूसरे प्रदेश की कंपनी आकर के यहाँ यूपी वालों का दमन कर रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई चाहे दिल्ली की बात करूं या हरियाणा की बात करूं तो वहाँ लगभग 2 रुपये 60 पैसे पर यूनिट चार्ज होता है उपभोक्ताओं से। और अगर मैं 2014 में चला जाऊं तो 2014 में 2 रुपये 60 पैसे पर यूनिट जो है बिजली का चार्ज लिया जाता था। आज जो है इन्होंने 3 कैटेगरी में बांट दिया। कहने के लिए तो इनका कि भाई 5.5 ले रहे हैं, 6.5 ले रहे हैं और 7 ले रहे हैं, लेकिन सारा मिलान किया जाता है तो 9 रुपये 40 पैसे पर यूनिट जो है बिजली ये चार्ज कर रहे हैं। इनके फास्ट मीटर हैं, जो स्मार्ट मीटर लगा रखे हैं, वो दुगने से भी ज़्यादा रीडिंग निकालते हैं और बिना सूचना दिए किसी के भी घर में ये दाखिल हो जाते हैं। ज़बरदस्ती मीटरों को घर में से निकाल निकाल करके बाहर लगा रहे हैं ताकि इनका एक सिस्टम ये है कि भाई रात बेरात और जब जी चाहे जब जा करके अपने चेक इन कर ले, चोरी का इल्ज़ाम लगा दे वगैरह वगैरह। अब रहा सवाल इस चीज़ का, आज भी हमारी मीटिंग हुई थी, तो बिजली चोरी अगर फर्ज करो 10 रुपये की किसी उपभोक्ता ने चोरी करी तो उस पर 1000 रुपये का जुर्माना है। अरे आप 10 रुपये में से आप 20 रुपये की चोरी का जुर्माना लगा दो। अब चोरी नहीं करे तो क्या करें? महंगाई और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और एनपीसीएल जो है सरकार की सह पर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। एनपीसीएल पे आए दिन धरने रहते हैं और बाकी रहा सवाल इस चीज़ का कि भाई ये एक प्राइवेट कंपनी है, तो समझना ये गंभीर विषय है कि इसको ताकत कहाँ से मिल रही है कि जो ये उपभोक्ताओं को ही अपराधी मान करके, यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंग इन्होंने बना ली, तो ये अपने मामान कैसे तो लाई नहीं है एनपीसीएल। और इसमें जो लोग बैठे हुए हैं वो सब हमारे ही देश के हैं, हमारे ही समाज के हैं, हमारे ही पड़ोसी हो सकते हैं। लेकिन जैसे अंग्रेज़ों की गुलामी करी थी कुछ गुलामों ने, उसी हिसाब से जो है एनपीसीएल के ये हमारे लोग जो है एनपीसीएल की गुलामी कर रहे हैं और इनका खामियाजा तो इनको ज़रूर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हाय बुरी कंगाल की लोहा भस्म हो जाए, ये पुरानी कहावत है। जो ये सता रहे हैं गरीब किसानों को, मजदूरों को, क्योंकि ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जिनके बड़े बड़े फ्लैट बने हुए हैं, वहाँ तक तो ये पहुँचते नहीं हैं। चोरी के नाम पे ये सबसे ज़्यादा किसान का और गरीब इंसान का, मजदूर का दमन कर रही हैं। अच्छा, अब आते हैं एमएसपी गारंटी कानून पर। तो राजधानी दिल्ली और पंजाब के बीच आज भी अन्नदाता किसान एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर धरने पर बैठा हूँ। क्या लग रहा है आपको, सरकार झुकेगी नहीं? बहुत अच्छा आपका सवाल है। बैठा हुआ है किसान। अन्नदाता मांग क्या रहा? अन्नदाता मांग रहा है कि अपने माल की कीमत और लागत, मेहनत नहीं मांग रहा वो। अब मैं सवाल आपका मतलब इतना गंभीर है, सरकार मेरी बात को ज़रूर सुने। जो सत्ता में बैठे लोग हैं, आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो अन्नदाता सभी फसलों पे एमएसपी गारंटी कानून मांग रहा था, वो पूरे देश के लिए मांग रहा था। जैसे कि अभी धान की फसल उठ के तैयार हुई है और गेहूँ की तैयारी चल रही है। अभी से डीएपी के लिए किसान जो है लाठी खा रहे हैं और लाइन लगन लगी, जबकि ज़बरदस्त काम अभी चला भी नहीं है। यानी कि मैं अगर अपनी बात करूं तो धान की फसल में मैक्सिमम जो है 3 क्विंटल और 4 क्विंटल धान निकलती है। मेरी धान अब के 2 क्विंटल बीघे की निकली है, जो है 3 क्विंटल
यानी 7.5 मन। तो जो 3 कुंटल बीघे की उसमें लागत आती है, उससे ऊपर अगर जाता है तो वो बचत होती है। तो 2 कुंटल बीघे की मेरी निकली तो मेरा 1 कुंटल का तो मेरा घर से ही चला गया, बचत मुझे कुछ हुई नहीं। अब सवाल ये है कि जैसे कि 20 रुपये किलो या 22 रुपये किलो धान को व्यापारी खरीद रहा है, और इस धान का यानी 1509 की मैं बात करूं तो ये 1509 का मैं रेट बता रहा हूं कि 20 से 22 रुपये किलो, कहीं की 23 रुपये किलो, और इसमें चावल निकलता है लगभग 60 किलो। 60 किलो चावल निकल गया। ये चावल बिकता है बाजार के अंदर, जो व्यापारी अपना मिल वाले उस चावल को बेचते हैं 100 रुपये किलो। यानी बाजार में जो खरीदेंगे तो हम 100 रुपये किलो चावल में खरीदेंगे, यानी 2300 में जो है किसान की धान खरीदी जा रही है, और जो है उसका चावल निकल गया 100 रुपये किलो के हिसाब से 60, यानी सीधा सीधा 6000 का चावल हो गया। तो 23 दूनी 46, अगर 46 रुपये किलो किसान के धान को खरीदा जाए तो भी व्यापारी को बचत होती है, क्योंकि उसमें 10-12 किलो के करीब की तो कनकी निकल आती है, जो 15 से 16 रुपये किलो बिक जाती है, और 8 से 9 रुपये किलो जो उसमें भुस्सी होती है वो बिक जाती है, वो जो है चौकर में वगैरह वगैरह में वो चली जाती है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि व्यापारी किसान के माल को खरीद रहा है 23 रुपये किलो, और वो उस माल को बेच रहा है लगभग 125 रुपये किलो। ये बताइए, किसान की आवाज को सरकार क्यों नहीं सुन पा रही है? हाँ, वही उसी मुद्दे पे मैं आ रहा था। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने कह दिया, लेकिन मैं इसी बात को बताता। अब सवाल इस चीज का है कि जो किसान के माल को 23 रुपये में खरीद करके और वो जो है 60 रुपये कमा रहा है, तो 23 दूनी 46, तो 46 रुपये यानी दुगना तो उसका अलग हो गया, यानी 46 रुपये तो वो कमा रहा है, और जो 46 से ऊपर बचता है उसको सरकार कमा रही है। तो यानी ये जो 60 गांठ जो चल रही है सरकार की और व्यापारियों की चल रही है, यानी किसान के 100 के माल को 9 में खरीदते हैं और उस 9 के माल को 100 में बेचते हैं, और उसी वजह से सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून नहीं बन रहा। अब दूसरा विषय मैं ये बता देता हूं कि जो किसान का अगर माल एमएसपी पे खरीदा जाएगा, मान लीजिए फर्ज करो कि 46 रुपये किलो धान का रेट हो जाता है एमएसपी पे, तो वो 46 रुपये किलो का जो रेट है, उसके बाद में जब वो बाजार में जाएगा तो वो 50 रुपये से ऊपर नहीं बिकेगा, क्योंकि सभी देशवासियों को मालूम है कि जैसे माचिस का रेट 1 रुपये प्रिंट लग करके आ रहा है, तो सबको मालूम है कि भाई इसमें जो सारी चीजें आ रही है, आप जो माइक से बात कर रहे हैं इस पर टैक्स वगैरह लग के प्रिंट लग जाता है, तो इससे ऊपर नहीं बेच सकता। तो फर्ज करो उसमें 46 रुपये किलो के हिसाब से अगर एमएसपी बन जाती है, तो उसमें से 4 रुपये ही मात्र महंगा, यानी 100 रुपये के माल को आम आदमी 50 रुपये में खरीदेगा, किसान का भी लाभ होगा और आम जनता का भी लाभ होगा, और इस लाभ को जो है सरकार और व्यापारी मिलकर खा रहे हैं। इस वजह से किसान दुखी हैं। एक चीज मैं और जोड़ देता हूं कि जिस हिसाब से मेरा नुकसान हुआ है, मैं तो अपनी बर्दाश्त कर गया, क्योंकि मैंने 6 महीने में क्या कमाया, यानी मैंने घर से दे दिया, लगभग जो है मेरा 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। मैं मान के चलो मैं संपन्न हूं, लेकिन जो किसान जो है खेती पर ही निर्भर है, ऐसे किसान लगभग देश के अंदर 80% हैं जो केवल खेती पर ही निर्भर हैं। उनका परिवार जो पलता है, ब्याह शादी है, उनके हारियर बीमारी सब उसी पे चल रहा है। उस आदमी का 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया और वो ब्याज पर पैसा लेकर के लगा रहा, तो वो आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? देश के अंदर लगभग 12,000 किसान हर साल आत्महत्या करते हैं। यही कारण है कि उसको जो है उसकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिलता। अब फिर हम वापस आते हैं वहीं पर कि किसान वहाँ बैठा हुआ है, एमएसपी गारंटी कानून को लेकर सरकार भी बन गई और चल भी रही है, और किसानों को कोई इसमें अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। इसका जो एक बहुत बड़ा कारण है, को ये नहीं मानते कि जो विपक्ष है वो शिद्दत के साथ किसानों की जो आवाज़ है उसको बुलंद नहीं कर पा रहा। सदन में तो विपक्ष कहता है, लेकिन क्या किसान के साथ कदम से कदम मिलाकर कहीं
धरने में, प्रदर्शन में जो विपक्ष है, जो राजनीतिक दल है, क्या उनकी भूमिका जैसी होनी चाहिए तो वो है? देखिए आपकी बात में दम है। विपक्ष पूरी तरीक़ा से किसानों के साथ नहीं खड़ा। और एक चीज़ मैं और भी जोड़ जाता हूँ कि जो बुद्धिहीन किसान हैं, जो अंधभक्त किसान हैं, वो विपक्ष को, और जो बुद्धिजीवी किसान हैं उनको वो गालियाँ देते हैं, उनको अंधभक्त कहते हैं और उनको अलगाववादी, पाकिस्तानी, न जाने किन किन नामों से पुकारा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भी 100 के 100% जो किसान जागरूक हैं, किसान अंधभक्त भी हैं। उन अंधभक्तों के कारण बीजेपी कहीं ना कहीं कामयाबी मिल रही है। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष की जो लापरवाहियां हैं उसके कारण भी बीजेपी को कामयाबी मिल रही है। ओवर कॉन्फिडेंस में ये चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। विपक्ष यदि किसानों के साथ सड़क पे आ जाए तो सरकार झुक सकती है। देखिए एक पुरानी कहावत है कि एकता, जागरूकता, भाईचारा तरक्की और मजबूती का रास्ता होता है। ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई किसान तो अब दुखी हैं ही हैं, किसान तो हमें वोट देंगे। अरे जब तक तुम उसके दरवाजे पे नहीं जाओगे, उसके दुख दर्द को नहीं समझोगे, उनकी आवाज़ को नहीं उठाओगे, वो कैसे जाएगा? जब तक मुझे ये नहीं दिखाई देगा कि भाई हमारे जो है विजन लाइफ के जो मालिक हैं, जो उसके चैनल के चलाने वाले हैं, वो मेरी आवाज़ को ज़रूर उठाएंगे, तो तभी तो मैं उनकी तरफ को आकर्षित होऊंगा। और जब आवाज़ ही नहीं उठाई जाएगी, मेरी आवाज़ वहाँ तक, सरकार तक नहीं पहुँचेगी, लोगों के बीच नहीं पहुँचेगी, तो मैं क्यों विजन लाइफ की तरफ को देखूंगा? सवाल सबसे बड़ा यही है। बशर्ते मैं तो एक ही चीज़ ज़्यादा फोकस रहता है कि देश के अंदर जो जहरीली राजनीति चल रही है, हिंदू और मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर और मस्जिद, इसको लोग जो है भूल करके वो अब असल मुद्दों को अपने इनको भूल करके, यानी असल मुद्दे क्या होते हैं? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, बलात्कार, हत्या, आत्महत्या, ये सब चरम सीमा पर हैं। तो आस्था के पीछे दौड़ लगा रहे हैं, जबकि आस्था एक अलग विषय है। भाई रोजी रोटी या हमारी जिंदगी कहाँ से चलेगी? वो तो रोजगार से चलेगी। महंगाई खत्म हो, रोजगार मिले, भ्रष्टाचार खत्म हो। अब देखिए कहने के लिए तो जीरो टॉलरेंस की बात करती है बीजेपी, लेकिन भ्रष्टाचार 3 गुना महंगा है। पहले जो है जो दूसरी पार्टियों की सरकारें थी, उनमें 10 रुपये दे करके काम हो जा कर, अब 1000 रुपये दे करके काम नहीं होता। और अधिकारी जो है उनको धमकी और देते हैं कि जा करके मेरी शिकायत करे तो मुख्यमंत्री से करना, मेरी शिकायत करे तो प्रधानमंत्री से करना, किसी सांसद या विधायक से मत करना। तो यानी कि बीजेपी में विधायक और सांसदों की कोई इमेज नहीं है अधिकारियों के सामने। और रहा सवाल इस चीज़ का कि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक लोग भाईचारा, अमन, चैन, तरक्की को समझ के नहीं चलेंगे, इस तरीक़ा से तो चाहे विपक्ष हो या किसान कितना ही धरना देते रहो, कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि सेटिंग जो बैठी हुई है गौतम बुद्ध नगर की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ जितने अधिकारी ये बड़े बड़े हैं, ये सब के सब जो है पैकेज दे करके यहाँ आते हैं। तो फिर इनका बिगाड़ने वाला कौन है? उनकी लगाम वहाँ है, जैसे सरकार कहेगी ये वैसे करेंगे। बाकी तो मीठी मीठी बात करते हैं कि हम तो आपके ही हैं और आप तो अन्नदाता हैं और ये है वो, इस तरीक़ा की मीठी मीठी बात करते हैं। और अन्नदाता खुश हो जाता है कि भाई हमारी तो तारीफ कर रहे हैं ये अधिकारी, जबकि मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात चल रही है। आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देखिए आर पार की लड़ाई जब तक नहीं लड़ेंगे, जैसे कि 13 महीने दिल्ली के बॉर्डरों पे धरना चला था और वो काले कानून को वापस लिया गया, इसी तरीक़ा से हमें आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और सभी जितनी भी टोटल किसान संगठन हैं, जितनी भी यूनियन हैं, जितने भी विपक्ष के नेता हैं, इनको सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, बुलंद आवाज़ करनी पड़ेगी। और मैं तो ये भी कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, ये मैं एक अपील ये भी करना चाहता हूँ कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, ये टीवी डिबेट में जाना बंद कर दें। इस टीवी डिबेट से जो है देश के अंदर माहौल खराब हो रहा है। सड़क पर उतरें, सड़क पे उतरें। ये जितने भी प्रवक्ता हैं, इन प्रवक्ताओं को जनता के बीच में भेजें, उनकी आवाज़ को सुनें। टीवी डिबेट से केवल बर्बादी है और कुछ नहीं है, केवल वहाँ जहरीली भाषा का बोलबाला है। देखिए कोई अच्छा काम करता है तो उसकी कभी बहस नहीं होती कि भाई उसने अच्छा काम करा तो हमें भी करना चाहिए।
जो नेता यानी जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वही जहरीले बयान 90% जहरीले बयान देते हैं, उसी पे डिबेट बैठा देते हैं और फिर विपक्षी पार्टियों के बयान उन्होंने हजार साल पुराने उन बयान उन्होंने लेकर के आ जाते हैं। ये कोई लॉजिक नहीं बनता। इसलिए मैं फिर दोबारा से मैं अपील करता हूं विपक्षी पार्टियों से, या जो लोग ये चाहते हैं कि भाई बीजेपी की तानाशाही उतरनी चाहिए, सत्ता से हटने चाहिए, वो सड़क पे आए, वो जनता के बीच में आए, जो सच्चाई है उन जनता के बीच में उजागर करें, न कि टीवी डिबेट में करने से कोई लाभ नहीं है, केवल बीजेपी को ही लाभ हो रहा है। और ये जो चैनल है, नेशनल चैनल है, इनकी बल्ले बल्ले हो रही है। देखिए जो यूट्यूब चैनल है उसमें अच्छे पत्रकार हैं, उनकी बातों में दम है, वो सच्चाई उजागर करते हैं, उनकी बातों को सुने और जनता के बीच में जाकर के जनता के दर्द को समझें और उनकी जो जायज़ मांगे हैं, जो हक अधिकार हैं, उसको उजागर करें और अमन चैन तरक्की भाईचारे के लिए मानवता की ज्योत जलाएं, ना कि धर्म की विशेष की ज्योत जलाएं। विजन लैब से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। आशा करता हूं आप इसी तरीका से गरीब किसान मजदूर असहाय लोगों की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे और आपका चैनल हमेशा उठाता रहता है। और मैं ये भी आपसे अपील करता हूं कि आप जो सत्ता में बैठे लोग हैं, कम से कम विपक्ष की या किसानों की आवाज़ों को सुन करके और वहाँ तक भी आप जाएं और उनसे पूछें कि भाई किसान जो है अपने दर्द को इस तरीक़ा से बयां कर रहा है, आखिर सत्ता में बैठे हुए आप लोग, आपको वोट दिया है, आपको सपोर्ट किया है, आप उनकी आवाज़ क्यों नहीं सुनते? आखिर इस विषय को भी आप ज़रूर उनसे पूछें। तो ये थे किसान एकता संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी शौकत अली चेची। इनका ये साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश की शुभ विंडो माने जाने वाले गौतम बुद्ध नगर में ही 3 स्थानों पर आज अन्नदाता किसान धरने पर है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय, गौतम बुद्ध नगर जिला मुख्यालय सूरजपुर और साथ में जो 0 पॉइंट है, जो कि यहाँ की लाइफ लाइन माना जाता, वहाँ भी अन्नदाता किसान धरने पर है। इसके साथ में जो MSP गारंटी कानून को मांग को लेकर किसान वहाँ पर धरने पर है। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो अन्नदाता किसान है उसके मन में पीड़ा है और दर्द है, और इसके लिए यदि जो विपक्ष है वो ईमानदारी से साथ आए और सड़क पर उतरे तो आर पार की लड़ाई लड़कर इन तमाम मुद्दों को जीता जा सकता है, सरकार को झुकाया जा सकता है।